यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हम लोगों को आज देखना है। जब भी भाग करते हैं किसी भी संख्या में किसी अन्य संख्या से, तो यूक्लिड ने ये बताया था सर्वप्रथम कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष होता है। ठीक है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसको साबित भी किया जा सकता है। जैसे आप किसी भी संख्या में भाग करते हैं किसी संख्या से, अगर कोई संख्या है a और इसमें आप भाग करते हैं b से, तो उसमें q कोशेंट यानी कि भागफल आता है और r जो है क्या आता है, शेषफल आता है। यानी कि a बराबर bq प्लस r हम लोग लिखते हैं, जिसमें a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r क्या है, शेषफल है। ठीक है, अब यहां पर एक और कंडीशन होता है कि 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए r। r क्या है, शेषफल है। तो शेषफल या तो 0 आएगा या आप जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे छोटा आएगा। तो किससे भाग कर रहे हैं, b से भाग कर रहे हैं, तो ये b से क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी कि ये कंडीशन है। यही यूक्लिड ने बताया है कि अगर किसी भाज्य में आप भाजक से भाग देते हैं तो भागफल जो आता है, जैसे आप अंक पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है, 12 में आप 5 से भाग कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 2 आ गया। ठीक है, एक काम कीजिए 13 ले लीजिए इसको, और यहाँ शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। अब ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा a, ये क्या है, सॉरी a यहाँ पर है, और ये क्या है b, ये क्या है q, और ये क्या है r। तो देखिए r का जो मान है 0 भी आ सकता था, 5 अगर ये 15 होता तो 5 तिया 15, r का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता, शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता। तो जब आप b की तुलना r से करेंगे, यहां कह रहा है कि b से छोटा होना चाहिए r, छोटा होगा ही, क्योंकि इससे अगर ये 4 आएगा, शेषफल 4 आएगा तो ठीक है, लेकिन 5 शेषफल नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि b से तो भाग लग जाएगा एक, मतलब जिस संख्या में भाग लग जाएगा उसको शेषफल थोड़ी कहते हैं। जिस संख्या में भाग नहीं लगता है, यानी कि भाजक से छोटा होना चाहिए शेषफल। अगर 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 4, 3, 2, 1 और 0 हो सकता है। ठीक है, यही समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे। तो यही यूक्लिड ने बताया है, और इसको आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसी पर हम लोग आगे एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना। चलिए इसको नोट कर लीजिए पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF यानी कि मौसा ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला का हम लोग दूसरा देखते हैं, 1 का 2 कितना है, 196 और 38,220 है ना, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, जो आप पहले से मौसा पढ़े हैं भाग विधि से वही है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले कैसे निकालते थे, तो 38,220 में यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते थे 196 से। ठीक है, तो भाग करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो क्या मतलब घटेगा, 382 में लगाना है जी, एक मतलब लगेगा 1, 9, 6, 12 में से 6 गया
6, 18 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 18 नहीं 17, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 186, ऊपर से आ जाएगा 2। ठीक है, क्या मतलब लगेगा? 1800 और 200, 9 मतलब लगेगा 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86, 8 9 एकम 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, बाकी कैंसिल हो जाएगा, बाकी खत्म हो गया, ऊपर से आ जाएगा कितना? 0। शायद 5 5 6 30, 5 9 45 और 3 5 एकम 5 4 9, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो इसमें जो है बनाने में सबसे पहले आप जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? a बराबर bq प्लस r, यही कहता है ना, भाज्य बराबर भाजक ना भागफल प्लस शेष। तो किसमें भाग किया हमने 38 220 में भाग किया, तो पहले a के बदले हम लोग लिखेंगे 38 220 बराबर भाग किससे किया? 196 से, 196 से। भाजक कितना है? भाजक था इतना, भागफल कितना है? 195, यानी q, ध्यान रखो a b q और ये क्या है? तो 195 अब प्लस रिमाइंडर r कितना आ गया था हम लोगों का? जी, ये वन टाइम में ही डिवाइड लग गया है, पूरा एक ही बार में लग गया है। तो जिस संख्या से भाग लग गया वही हमारा HCF कहा जाता है, यानी HCF बराबर 196। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देते हैं, ठीक है? 3 नहीं, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि दूसरा तीसरा स्टेप में क्या आएगा उसको बताना जरूरी है। तो 420 और 130 का हम लोग मसला देखेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 420 और 130, ठीक है? बड़ा कौन है इसमें? 420, तो छोटा से भाग लगेगा 130, क्या मतलब लगेगा? 3 मतलब 13 39, 390, ठीक है? 0, 12 में से 9 गया 3, इसे बचेगा, ठीक है? अब इस 30 से 130 में ये पहले से हम लोग करते हैं, ऐसे ही हम लोग HCF निकालते ही थे, ये कोई नया बात नहीं है। तो 3 चौका 12, 120, 10 बचा और 10 से अब कितना है? 10 तिहाई 30, अब आ गया 0, अब छोड़ देंगे। चलिए, बड़ी संख्या को हमने लिखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी ए हो गया हमारा 400 बराबर भाग कर रहे हैं 100, मतलब है 3 मतलब है, शेषफल कितना आया था? 30 आया था, एक लाइन का हो गया। अब इस दूसरा वाला डिवाइड पर हम लोग चर्चा करेंगे। कितना में भाग किए? 130 में, कितना से किए? 30 से, कितना टाइम लगा? 4, और कितना शेषफल बचा? 10। अब फिर इन सब में जो बड़ी है पहले 30 आ जाएगा, उसके बाद 30 में कितना से? 10 से, कितना टाइम? 3 टाइम, शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाए और जिससे भाग पूरी लग जाए वही HCF होता है। HCF मेरा कितना हो गया? 10 आंसर हो गया। किससे हम लोग निकाला है इसको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है? तो सबसे पहले इस विधि से इसको निकाल लीजिए और उसके बाद इसको ठीक से सजा देना है, बस यही तो काम करना है, ठीक है? चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो
जो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। यही दर्शाना है क्या, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। कल ही हम लोग जाने थे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हम लोग पहले से समझ चुके हैं। ठीक है, इसका हम लोग आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। यहां लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम क्या है, पूर्णांक है। यही साबित करना है। तब यह किस रूप का होगा? विषम संख्या में आप जानते हैं कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। अब यहां पर जो है ध्यान से देखिएगा, 6 क्यूब प्लस 1, 3 और 5 में 5, 3 और 1 विषम संख्याएं हैं। क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी होगा, 0 भी हो सकता है। तो 6 अगर 1 लेते हैं, क्यू 1 लेते हैं तो 6 एकम 6, 1, 7, 6 एकम 6, 3, 9, 6 एकम 6, 5, 11, सब विषम संख्या ही आ रहा है। तब यह किस रूप में लिखा जा सकता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तब यह लिखा जा सकता है। अब हमको क्या करना है, यही है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी से हम लोगों ने इसको लिया है। अब ध्यान से देखिए, जब हम ए को क्या करते हैं, ए को 6 से विभाजित करेंगे, 6 से विभाजित करेंगे, तब किसी भी संख्या को अगर आप 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, उससे छोटा ही ना आएगा जी। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा कि नहीं होगा? 6 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल 6 से छोटा ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 है तो b बराबर क्या है, b बराबर हमारा 6 हो रहा है, जिससे भाग करने वाला संख्या b हो गया, q हो गया, और r बराबर यहाँ पर 1 आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो 6 से जब आप भाग करोगे तो r का मान क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अतः हम पाते हैं कि r यहां पर 0 से बड़ा या बराबर है r, और इससे बड़ा है क्या, 6। कंडीशन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, जो रिमाइंडर है यही r है, यही क्या है, शेषफल है, यानी कि r है। किसी भी संख्या में 6 से भाग करने के बाद 6 से छोटा ही शेषफल आएगा। तो 6 से छोटा आ रहा है यानी कि r है, यही शेष है हमारा, यही क्या है, शेष है। तो शेष जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी 0 भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है, 6 के पहाड़ा में आएगा तो 0 हो जाएगा, r यानी शेषफल, और 6 से छोटा होगा, ये कंडीशन हमारे ऊपर लागू होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जहां a क्या है, विषम संख्या है,
कहाँ से? क्योंकि हमने माना था यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब 6 के गुणनफल के रूप में कोई संख्या हो, 6 जो भी लिखा हुआ हो 6 हो, और उसमें जब हम सम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम होगा और विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? विषम होगा। और इसीलिए क्योंकि एक विषम संख्या है, अतः जहां एक विषम संख्या है अतः शेषफल भी क्या होगा? विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। अब ध्यान से देखो, विषम संख्या शेषफल में क्या क्या हो रहा है? 1, 3 और 5। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस विषम संख्या 1, 6 प्लस विषम संख्या 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होगा। अब बताइए, 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 और 6 प्लस 0 अगर आप लिखते हो और वह 6 का मल्टीपल हो गया तो सम संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए 1, 3, 5 वाला ही क्या होगा? विषम संख्या होगा। और यही हमें साबित करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। यही ना साबित करना था, यही आपको ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन में 616 है और है आपको 32। देखिए, जब भी इससे संबंधित सवाल आए और अधिकतम की बात कही जाए तो HCF निकालेंगे और न्यूनतम की बात कही जाए तो LCM निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो 32 और 616, 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से आ जाएगा 6। अब क्या मतलब लगेगा? 3 9 27, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 27 और 2 29, ज्यादा हो गया क्या? तो 8 बार में लगाइए, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 1 25, 0 ऊपर से आएगा 4। अब कर दीजिए आप 32 में 40, सॉरी 0 4 40 आ रहा है, तब तो भाग लग जाना चाहिए 9 से। क्या 9 दूना 18, 27 है 28, ठीक है। 16 में से 8 गया 8। अब 8 से कितना में? 32 में 8 चौके 32। HCF कितना हो गया? 8। यानी वो अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है? 8 है, जिसको आप एक दूसरे के पीछे खड़ा कर सकते हैं। चलिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक, इसका आंसर लिखने के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना कि
x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हमें दर्शाना है कि यह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। कब? जब इसका वर्ग किया जाए तब। अब क्या करेंगे, प्रत्येक का वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहां पर 3q का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर बराबर 3m, इसको लिखते हैं, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर। समझ रहे हो? यहाँ 3 में से 3q स्क्वायर हम कॉमा ले लिए हैं, 9q को 3 के 9q स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ 3q को हमने कॉमा ले लिया है और इसको क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये m लिखोगे तो 3m यहाँ नहीं हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखो, ये वाला 3q प्लस 1 का, ठीक है, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 3 गुना 6q और प्लस 1। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, अब इसमें से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन निकालिएगा तो 3 3 जा 9 q का प्लस 3 2 जा 6 और q का प्लस 1। अब ध्यान से देखें तो 3 और इनको हम मान लेते हैं m का प्लस 1, यहाँ लिख देंगे, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 3m प्लस 1 और 3m के रूप में ये आ गया, आया कि नहीं आया? तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो इतने के रूप में लिखा जा सकता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, साबित हुआ कि नहीं हुआ? इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ हुआ है। समझ गए? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r कहता है ना। हम लोगों ने इसे x माना था, ये सारी संख्याएं क्या है, x है ना। ये क्या है, x है, ये क्या है, ये भी, ये सब x है। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं कि मान लो x बराबर, अंतिम रूप क्या आया था, यही ना आया था, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है।
यानी कि x हमारा है a, यानी x बराबर बी क्यू, बी के बदले है 3 और q के बदले है 3 q का स्क्वायर, r के बदले क्या है 0, है ना इसमें। अब ध्यान से देखो यहाँ भी ये x है हमारा, ठीक है। अंतिम रूप देखो x बराबर ये आया हुआ है, और यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा बी क्यू, बी क्या है 3 है, और q क्या है ये है, और r क्या है, यानी कि बी क्यू प्लस आर जब हम लिख रहे हैं तो बी के बदले हमारा 3 आ रहा है और क्यू के बदले हमारा ये आ रहा है, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, और आर के बदले क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसी विधि से इसको सिद्ध करना है, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसको दर्शाना है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब आंसर हम लोग यहां से लिखना शुरू करते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक का घन करने पर इसमें लिखा हुआ है कि इसका घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाता है। घन का मतलब होता है पावर में q। अब देखिए इसका q कर रहे हैं, यानी कि 3q का q, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 3 9 त्रिका 27, q का पावर क्या हो गया q। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 9m के रूप में लाना है, तो 9 जब बाहर आ गया तो 9 त्रिका 27, q का पावर q, यानी कि इसको हम 9m लिख दे रहे हैं, और जहां m बराबर 3 q का पावर 3, यानी कि 3। कोई दिक्कत? इसको हमने क्या माना m मान लिया, ठीक है। दूसरा है 3q प्लस 1 का q, ठीक है, a प्लस b का होल क्यू, a क्यू 3q का q प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, अब b के बदले 1, अब प्लस 3ab स्क्वायर, 3q 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब प्लस bq यानी 1 का q। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 3 9 त्रिका 27, q का q, इसके बदले फिर ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, अब q का कितना हो गया स्क्वायर, प्लस 3 3 9, तो यहाँ हो गया 9q, अब प्लस क्या हो गया 1। कोई दिक्कत? x प्लस वाई का होल क्यू या a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है, इसी पर हम लोगों ने लिखा है। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यू। इसी रूप में हमने इसे लिखा है। कई बार a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इस ढंग से लिखेंगे तो इसमें ये फिट बैठता है, इसीलिए इसको हमने इसमें लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब इन तीनों में से हम 9 कॉमा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9m प्लस 1 के रूप में लगे। जब 9 कॉमा लोगे तो 9 त्रिका 27, 3q का q बचेगा यहाँ, फिर यहाँ भी 3q का स्क्वायर बचेगा यहाँ,
और फिर यहाँ पर 9 में से 9 निकल गया तो सिर्फ बच गया क्या, q और +1। कोई दिक्कत? चलो अब हम क्या लिखते हैं, इसी को 9 और इतना के बदले हम m लिखते हैं और +1 यहां लिख देंगे, जहां m बराबर पोस्ट वाला 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस। कोई दिक्कत? अब आ जाइए लास्ट वाला, ये वाला, यहाँ 8 है, देखो तो 8 है ना। अच्छा हाँ, हमको तो इसका लिखना है ना। अब 3q + 2 का होल क्यूब, फिर वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू b की जगह पर 2 प्लस 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा bq यानी 2 का क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यही फॉर्मूला है, इसी पर हमने लिखा है। अब अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये 3 3 9 का 27 q का क्यूब प्लस ये भी उसी तरह से 27 27 गुना 54 3 3 9 का 27 27 गुना 54 q का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 2 दूना 4 9 चौका 36 q प्लस ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम यहां लाते हैं, इन सब में से 9 को मान लेते हैं, बचेगा 9 3 27 q का क्यूब प्लस 9 6 54 q का स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 4 q और प्लस लास्ट में क्या 8। इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। क्या हो जाएगा 9m + 8 यहां लिख देंगे, जहां m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। अब ध्यान से देखिए, जो हम आंसर लाए हैं, यहां देखिए 9m + 1 और 9m + 8, देखिए आ गया 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में आ गया। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूट का होता है। कोई दिक्कत? अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ हुआ है, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने देखा है। तो अंतिम रूप क्या है, अंतिम रूप यही ना है, यहां देखो ये है। तो अगर हर जगह x है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसे x ही माना है, तो x को a मान लो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म a बराबर bq + r, यही ना है। तो ये x a है, तो ध्यान से देखो b है 9 b इंटू q क्या है, ये पूरा q वाला पद ही q है, अब प्लस r क्या है 1। यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब में आ रहा है, इसीलिए ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ही है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है।